उसी बुक को पढ़ने के बाद कांशीराम जी ने अपने माँ को एक लेटर लिखा। लेटर में कांशीराम जी ने लिखा कि माँ, अब तेरा बेटा सर पे कफन बांध लिया है, अब वो कभी घर नहीं लौटेगा। कांशीराम जी की माँ अपने बेटे कांशीराम जी से बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि बेटे घर चल, तू शादी कर। लेकिन कांशीराम जी ने अपने माँ से कहा करते थे कि माँ, तुझे जब मुझसे मिलना हो तो आप मेरी रैलियों में आ जाना, लेकिन अब ये तेरा बेटा कभी घर नहीं जाएगा, ये बहुजन समाज ही उसका घर है। तेरा बेटा अब कभी शादी नहीं करेगा, तेरा बेटा अब कभी संपत्ति नहीं बनाएगा। इसने अंबेडकर साहू फूले मूवमेंट को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये घटना 1996 की है। उस वक्त देश के बहुत बड़े पत्रकार आशुतोष को कांशीराम जी ने थप्पड़ जड़ दिया। आशुतोष कांशीराम जी का इंटरव्यू लेना चाहता था। इसके लिए वो कांशीराम जी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं से उलझ गया, जिसकी वजह से कांशीराम जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। कांशीराम जी मीडिया को भी सबक सिखाने में आगे थे। वे कहते थे, जिस दिन मीडिया हमारी तारीफ करने लगे तो समझ जाना कि कांशीराम बिक चुका है। उस वक्त कांशीराम जी की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन 2014 में जब आशुतोष आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया तो लोग कांशीराम जी का तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि कांशीराम जी ने आशुतोष के साथ बिल्कुल सही किया था। आज जो पूरे देश में जातिगत जनगणना करने की मांग उठ रही है, ऐसा स्वाभिमान और राजनीतिक चेतना भी जगाने वाले कांशीराम जी थे। कांशीराम जी ने ही नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यानी जब जनगणना होगी तो सबको उनके बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। हम आपको बता दें कि कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में एक चमार समुदाय में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देहांत होने के बाद उनको लगभग उत्तर भारत में भुला दिया गया था। उत्तर भारत में अगर बाबा साहब को लाने वाला कोई है तो वो मानवर कांशीराम जी ही थे। ये घटना 1964 की है, जब कांशीराम जी ने पुणे में DRDO में नौकरी करते थे। एक दिन उनके दोस्त दीना भाना जी ने उन्हें एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई किताब एलिहेशन ऑफ कास्ट दिया। तो एक रात में कांशीराम जी ने उस बुक को 3 बार पढ़ा। उस बुक के पढ़ने के बाद कांशीराम जी पूरी तरह से हिल चुके थे। कांशीराम जी का खून खौल चुका था। कांशीराम जी के अंदर वो क्रांति आ चुकी थी। उसी बुक को पढ़ने के बाद कांशीराम जी ने अपने माँ को एक लेटर लिखा। लेटर में कांशीराम जी ने लिखा कि माँ, अब तेरा बेटा सर पे कफन बांध लिया है, अब वो कभी घर नहीं लौटेगा। तेरा बेटा फूले, साहू और अंबेडकर के मूवमेंट में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। आज जो आप डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को सड़कों से लेकर अपने बेडरूम तक देखते हैं, इसका श्रेय कांशीराम जी को जाता है। आप डॉक्टर अंबेडकर, फूले, साहू, पेरियार को तो जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन लोगों को आपके तक पहुंचाने वाला कौन था। तो आप जान लीजिए, इनको आपको तक पहुंचाने वाले कांशीराम जी ही थे। उन्होंने बहुजन मूवमेंट को और फूले, साहू, अंबेडकर के मूवमेंट को अपने पसीने का, अपने जवानी का, अपने संघर्षों का और अपने माता पिता के सपनों के पानी से सींचा है। 1964 में कांशीराम जी ने DRDO के फर्स्ट क्लास की नौकरी को छोड़कर अपना पूरा जीवन अंबेडकर, फूले, साहू, पेरियार के मूवमेंट में कुर्बान कर दिया। नौकरी छोड़कर जब बहुजन मूवमेंट के लिए कांशीराम जी काम करते थे तो वे बहुत संघर्षों से जूझ रहे थे। उस वक्त तो लोगों के पास जब खाने को नहीं हुआ करता था तो कांशीराम जी सोचिए किन हालातों से गुजरे होंगे। कांशीराम जी सूखी रोटी पानी में डुबो कर खाते थे। कांशीराम जी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे तो वे मुर्दे घरों से कोट खरीद कर और कपड़े खरीद कर पहनते थे। कांशीराम जी 4000 किलोमीटर साइकिल चलाकर बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। उनकी इस कुर्बानी को नहीं भूला जा सकता है। कांशीराम जी जैसा त्यागी और अद्भुत नेता इतिहास में बहुत कम होते हैं। कांशीराम जी को भारत रत्न नहीं मिल पाया है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें भारत रत्न देने की। उनके ऐसा संघर्षशील नेता इतिहास में होना बहुत इम्पॉसिबल है। 1971 में कांशीराम जी उत्तर भारत में आए और वे DS4 बामसेफ जैसे संगठन का निर्माण किया। उनका मानना था कि जिस समाज के गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इन सामाजिक संगठनों का स्थापना की। फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जो समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो उस समाज का नेतृत्व करके देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कांशीराम जी की माँ अपने बेटे कांशीराम जी से बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि बेटे घर चल, तू शादी कर। लेकिन कांशीराम जी ने अपने माँ से कहा करते थे कि माँ, तुझे जब मुझसे मिलना हो तो आप मेरी रैलियों में आ जाना, लेकिन अब ये तेरा बेटा कभी घर नहीं जाएगा, ये बहुजन समाज ही उसका घर है। तेरा बेटा अब कभी शादी नहीं करेगा, तेरा बेटा अब कभी संपत्ति नहीं बनाएगा। इसने अंबेडकर साहू फूले मूवमेंट को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है।
आज जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है, ये कांशीराम जी साहब बहुत पहले कह चुके थे। उन्हीं का ही कॉपी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जो पिछड़ों दलितों के हक की बात करती है, ये भी कांशीराम साहब जी का ही देन है। कांशीराम साहब जी ने बहुजन समाज से बहुत सारे नेता को निकाला था। आप उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े नेता देखते हैं, मायावती हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, आराम अचल राजभर हो, ये सब कांशीराम जी के नर्सरी से ही निकले हुए लोग हैं। आज ओबीसी अपना हिस्सेदारी खोज रही है राजनीति में, तो ये कांशीराम जी का ही देन है। कांशीराम जी बोलते थे कि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। कांशीराम जी किसी से भी गठबंधन कर लेते थे, किसी से भी मिलकर सरकार बना लेते थे। उन्हें लोग अवसरवादी बोलते थे, तो कांशीराम जी बोलते थे कि हाँ, मैं अवसरवादी हूँ। दलित शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं अवसरवादी हूँ। लेकिन कांशीराम जी साहब ने बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के साथ भले ही सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन कभी नहीं किया। ये घटना 1998 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी कांशीराम जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कांशीराम जी ने राष्ट्रपति पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। कांशीराम जी का मानना था कि राष्ट्रपति सिर्फ महलों में रह सकता है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ, उन्हें मैं वो सारे हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ। अगर आज आप कांग्रेस को खत्म होते हुए देख रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कांशीराम जी को ही जाता है। उस वक्त बीजेपी और फिर कांग्रेस हो, सब में सवर्णों का वर्चस्व था। ये लोग दलित, पिछड़े और शोषितों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे, लेकिन कांशीराम जी ने उनके अंदर वो चेतना पैदा की जिससे वो खुल के अब आगे आ रहे थे। सभी समाज कांशीराम जी का साथ दिया, तभी जाकर बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी देश के सभी राज्यों में राइज हो रही थी। वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह। अभी भले आपको बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं दिख रही होगी, लेकिन कांशीराम साहब के समय में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में दिख रही थी। लोग बोलते थे कि कांशीराम जी आप बिहार में मेहनत क्यों नहीं करते हैं, बिहार में पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो कांशीराम जी कहते थे कि यूपी में मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम लालू जी बिहार में कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक मैं बहुत रहस्यमय बात बताता हूँ कि बिहार में अगर रबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो वो कांशीराम जी का ही देन था। जब लालू जी जेल जाने वाले थे तो वे कांशीराम जी को बुलाए थे बिहार में, तो कांशीराम जी ने उन्हें सुझाव दिया था कि रबड़ी को ही मुख्यमंत्री बनाओ, वरना तुम्हारी पार्टी टूट जाएगी। तो उस वक्त रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनने से कई लोगों का सपना टूटा था, जिसमें साधु यादव थे, पप्पू यादव थे। कांशीराम जी 2003 में ही बीमार पड़ गए थे। अगर वो बीमार नहीं पड़ते, जिंदा होते, तो आज वो प्रधानमंत्री बन चुके होते और बहुजन समाज को हुक्मरान बना चुके होते।